हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबका सीके मैथमेटिक्स क्लास 1 में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के भूगोल का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ईवीआई जो एनसीईआरटी से लिया गया है और वो आपके सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिएगा, पहला जो है इकाई 1 खंड का भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी संसाधन और उपयोग क्या है। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक प्रकार का जैव संसाधन है और यह अनवीकरणीय भी संसाधन है। याद रखेंगे, कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। सबसे उच्चतम कोटि का जो होता है कोयला एंथ्रासाइट होता है, और सबसे ख़राब क्वालिटी का जो होता है वो होता है पीट। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा यानी जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, यह नवीकरणीय संसाधन होगा और यह पुनः प्रतियोगी होगा। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो यह 200 किलोमीटर का। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो यह है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? तो ये कहे थे जिम्मरमैन ने। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 200 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो यह है चक्रीय संसाधन। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो यह भी है पुनः प्रतियोगी यानी नवीकरणीय होगा। मानव किस प्रकार का संसाधन है? तो मानव एक प्रकार का जैविक संसाधन है। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक किस पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1972 में। याद रखेंगे। उसके बाद 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है उपयोगिता पर। 13वां क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो यह जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 में न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका में है, वहाँ हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरो, जो ब्राज़ील में है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था यह 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो अफ्रीका में है। किसे +-5 सम्मेलन कहा जाता है? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +-5 सम्मेलन कहा जाता है। अगला है, किसे +-10 सम्मेलन कहा जाता है? तो इसे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन को +-10 सम्मेलन कहा जाता है। क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन जो हुआ था 1997 में क्योटो, जापान में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और याद रखिएगा, श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 1 मई को। जल दिवस का है आपसे 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस का है 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस का है 22 मई को। और एड्स दिवस 1 दिसंबर। कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को। ये सब ईवीआई है जो एग्ज़ाम में पूछता है। चलिए अब अगला देखेंगे, खंड ख का जो है प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स क्या है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा हमें मिलती है। पहला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये है अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये है उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो ये है जो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, ये है हमारा राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एड्रेनिन होता है। काली मृदा का जो दूसरा नाम है वह है रेगुर मृदा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? ये है हमारा जलोढ़ मृदा का। 7वां क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है
और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा कपास के लिए। आप सब देख रहे हैं सिक्के मैथमेटिक्स क्लासेस सिवान। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, खंड ग है जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्स क्या है? तो देखिए, जो जल होता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। यानी नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो याद रखेंगे 96.5% जो है जल वो महासागर में निहित है। और ये जो महासागर का पानी जो नमकीन होता है वह सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। अगला है, किसने कहा था कि देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, अगला है, प्राणियों के शरीर में यानी मनुष्यों में या मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो याद रखेंगे 65% जो होता है मनुष्य के शरीर में जल होता है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यानी किस तत्व की मात्रा बढ़ा है? तो ये बढ़ा है आर्सेनिक का। इसे संख्या भी कहते हैं। अगला है, महासागरों में जल की कितनी प्रतिशत लवणता है? महासागरों के जल में जो लवणता है वो 3.5% है। उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन है? ये है गंडक परियोजना। अगला है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? तो ये है दामोदर घाटी परियोजना। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 1897 में। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये होती है मासिनराम में। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़े हैं? ये जुड़े हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किसे स्थलीय गोलार्ध कहते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। और किसे जलीय गोलार्ध कहते हैं? तो जो दक्षिणी गोलार्ध है उसे जलीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा बहुत अधिक है। अगला है खंड घ, वन और वन्य प्राणी संसाधन। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ये था जो हमारा 19.27% पर वन का विस्तार था। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का कितने क्षेत्र में विस्तार हुआ है? चाहे है तो ये 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये जो है हमारा 7%। कितना प्रतिशत? 7%। अगला है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो ये है हमारा 7.11%। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, 3 वर्गों में किया गया है। 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो ये हुआ है 26,200 वर्ग किलोमीटर में। संविधान की धारा 21 का संबंध है, यह है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। और याद रखेंगे जो अनुच्छेद है वह मूल रूप से 395 था, जो अब 464 के आसपास हो गया है। और जो भाग था 22 था पहले, अब हो गया है 25। और अनुसूची की संख्या पहले संविधान जब लागू उस समय 8 थी, अब हो गया है 12। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1967 में कौन सा कन्वेंशन यानी सम्मेलन हुआ? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ।
कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये है हमारा घड़ियाल। कौन सा है? घड़ियाल। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ये है मोर। और भारत का राष्ट्रीय पशु जो है आप लोग जानते हैं बाघ है। अगला है मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? ये है सुंदरवन में। किसमें है? सुंदरवन में। टेक्सोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? टेक्सोल का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है कैंसर के इलाज में। चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध जो है भारत से है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? नीरजा? बाघों के लिए। सुंदरवन है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा। अगला है खनिज संसाधन खंड अंगा। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो ये लगभग में 100, अभी मात्रा बढ़ भी सकता है। कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो यह है मैग्नीज। कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक होता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। लोहा को आवर्त सारणी में 26वां स्थान पर रखा गया है परमाणु संख्या के आधार पर, यानी इसकी परमाणु संख्या 26 होती है और इसका संकेत Fe फेरम होता है। लोहा का एस हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिम्नोनाइट, सेडेराइट होता है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो ये जो हमारा कर्नाटक है जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, उसे सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ये करता है 20%। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है तीसरा स्थान। 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितनी मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? ये आपका VVI क्वेश्चन है। और इस्पात जो होता है लोहा और क्रोमियम का एक मिश्र धातु होता है जिसे स्टील भी कहते हैं। यह 10 किलो मिलाया जाता है। अगला है हमारा उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो ये है बक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो ये है 125 करोड़। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो ये होता है 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो ये हमारा है चूना पत्थर। अगला देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। पीतल किससे बनाया जाता है? तो पीतल याद रखेंगे, पीतल मिश्र धातु जो है ये इसके ट्रिक याद रखेंगे। पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक होता है, यानी पीतल जो होता है तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। पैराइट जो होता है किस प्रकार का खनिज है? तो यह धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे खंड च जो शक्ति है यानी ऊर्जा संसाधन, पावर रिसोर्स बोलते हैं, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम है। असम के डिगबोई में जो है सबसे विशाल तेल भंडार है। भारत के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है तारापुर में। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो यह है कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो ये जो है विद्युत ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ये है सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह में के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ था। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होता है जो एंथ्रासाइट, और सबसे जो बेकार होता है वो होता है पीट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? अगला है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो यह है खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया था डिगबोई में। प्राकृतिक गैस खनिज के साथ पाया जाता है पेट्रोलियम।
भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है सतलज नदी पर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, यह है तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? तो यह है बरौनी। 15वां है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, जादूगोरा है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर तारापुर में है। अगला क्वेश्चन है 17, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक संभावनाएं हैं? यानी सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है। ये है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान जो है वहाँ पे बहुत सारा खुला इलाका पाया जाता है, जिससे सौर ऊर्जा लगाया जा सकता है और इससे ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है खंभात की खाड़ी में। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है या कौन सा संसाधन है? तो यह है हमारा 19 का नवीकरणीय संसाधन। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो यह है डिगबोई में। अगला है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो यह है महाराष्ट्र में। अगला है कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है। अगला है नरौरा परमाणु विद्युत घर कहाँ है? तो यह है उत्तर प्रदेश, जो कि बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? यह है कोटा राजस्थान में। चलिए, आप दोस्तों देख रहे हैं सिक्के मैथमेटिक्स क्लास सिवान। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताएं कैसा लगा। अगला है कृषि एग्रीकल्चर। भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग सीधे कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं? तो यह है 64%। अगला है भारत का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो यह कहलाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अगला है कौन सी घोषणा सरकार फसलों की सहायता देने के लिए करती है? तो ये करती है न्यूनतम सहायता मूल्य। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय कृषकों को किस फसल के उत्पादन करने हेतु दबाव दिया जाता है? तो कपास और नीलगी। अगला है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है केरल को। खरीफ फसल कौन सा है? चावल है जो खरीफ फसल है, खरीफ बोलते हैं इसे, खरीफ लिखा गया है, खरीफ फसल होगा। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालाओं की खेती की जाती है? तो ये की जाती है मालाबार क्षेत्र में। तमिलनाडु में कृषि पहाड़ियों पर चाय तथा कॉफ़ी की खेती की जाती है। यह कहाँ किया जाता है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर किया जाता है। वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को कौन सा कृषि कहते हैं? तो इसे कहते हैं शुष्क कृषि। कर्नाटक में कौन सा मुख्य रोपण फसल है? तो यह है कॉफ़ी। औस, अमन और बोरो किस फसलें की किस्में हैं? तो यह है धान की। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो यह है उष्ण आर्द्र। कौन सा रबी फसल है? तो याद रखिएगा गेहूँ, मटर, ये सब के सब रबी फसल है। कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल चावल हो जाएगा, यानी धान, मक्का, ये सब खरीफ फसल होगा। हरित क्रांति का जनक जो भारत में कहा जाता है वो एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। जायद फसल होती है, ये गर्मा फसल होती है, जिससे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब जायद फसल में आती है। अगला है हमारा इकाई 3 निर्माण उद्योग यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बारे में आप जानेंगे। ठीक है। औद्योगिक की अवस्थित का कौन सा कारक नहीं है? तो ये है जनसंख्या। याद रखिएगा, जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सा है? तो यह है टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को। पहले आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी मुंबई में। कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो यह है सीमेंट।
इसके लिए बालू पत्थर की आवश्यकता होती है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? यह कोलकाता हावड़ा है। कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह आता है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। कौन छोटे पैमानों का उद्योग है? यह है खिलौना उद्योग। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह हुआ था MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? यह है हथकरघा। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ये होता है सीमेंट उद्योग में। भारत में मारुति कार बनाने का कारखाना किस राज्य में है? तो यह है हरियाणा में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कानपुर को। और भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है बेंगलुरु को, यानी बेंगलोर को। कच्चे मालों द्वारा कौन सी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण कौन सी वस्तु तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है? यह कहलाता है मूल्यवान वस्तुएं। लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो यह किया जाता है लौह इस्पात उद्योग में। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1907 में हुई थी। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1910 में। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला है इकाई 4 परिवहन संचार और व्यापार। अगला जो हमारा इकाई है 4 परिवहन संचार और व्यापार, यानी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। चलिए देखिए, इससे बाहर आपके बिहार बोर्ड में नहीं आने वाला है। ये कर लेंगे आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो ये थी 3,88,000 किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र। कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। अगला है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता और दिल्ली। याद रखिए, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है और दिल्ली यमुना नदी के किनारे। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1986 में किया गया। 7वां क्वेश्चन है इनौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? यह है तमिलनाडु में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह है पश्चिम बंगाल में। अगला है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 7, यानी 7। विश्व में सबसे अधिक ऊंची सड़क कहाँ है? लेह में। भारतीय रेल नेटवर्क को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ये पहले का डाटा है 16, अब 18 हो गया है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह है हाजीपुर में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 7। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है कोलकाता। बंदरगाह उस स्थान को कहते हैं जहाँ बड़े बड़े जहाज, जो पानी वाला जहाज होता है, स्टीमर आके रुकता है। इकाई 5 बिहार कृषि और वन संसाधन, यानी बिहार एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्स। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? आंसर है 60%। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगा है? 80%। इसी कारण इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है कृषि को। कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट हो रही है। कौन तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है? गंगा क्षेत्र का जो दियारा इलाका है वह है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? 1955 में। याद रखिएगा, पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा है और गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जो 2525 किलोमीटर है। और जो वही हाजीपुर जो है, ये हाजीपुर जो है गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है?
ये वाल्मीकि नगर। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ये होती है रोहतास। बिहार के कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो ये है 6374 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो ये जो है दरभंगा में है। कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? यह है पटना में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%। ये सारे के सारे बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला जो है हमारा खनिज और ऊर्जा संसाधन यानी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। बिहार में कहाँ खनिज तेल मिलने की संभावना है? तो गंगा के द्रोणी में। चूना पत्थर का मुख्य रूप से उपयोग किस उद्योग में होता है? तो ये अभी देखे थे हम लोग, सीमेंट उद्योग में होता है। अगला है फेराइट्स कौन सा खनिज है? तो यह है आधात्विक खनिज। बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है 0.1 से 0.6 ग्राम। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो यह है हमारा भागलपुर में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? यह है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर के पास ही है। बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? 10। कितनी है? 10। अगला है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन कितनी है? तो 44.20 मेगावाट है। चलिए अगला है बिहार उद्योग और परिवहन। बिहार इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो ये है हाजीपुर में। बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ये है मुंगेर में। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थापित है? ये है जमालपुर में। बिहार में खाद का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ये हमारा है बरौनी में। बिहार के किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? तो यह किया जाता है ओबरा। ओबरा जगह का नाम है जहाँ कालीन तैयार किया जाता है। अशोक पेपर मिल बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो यह है समस्तीपुर में। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डे का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय मार्ग संख्या क्या है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा 2। 10 नंबर क्वेश्चन है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 ईस्वी से माना जाता है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है हाजीपुर में, जो कि वैशाली जिला में आता है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? यह है राजगीर में। मंडार हिल किस जिला में स्थित है? बांका में। राष्ट्रीय पोर्ट संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो ये जो है हमारा महेंद्रो घाट पर स्थित है। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज़ के लिए। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर है। अगला है बिहार की जनसंख्या और नगरीकरण से है। बिहार पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल आबादी कितना थी? 2011 के अनुसार 10 करोड़ से अधिक था, अभी 40 करोड़ हो गया है। 1991-2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि थी 28.63%। बिहार में ग्रामीण आबादी था 89.5%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे? तो प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति रहते थे। सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला था? ये है पटना। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था टाटा नगर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? 11.3%, जो कि अब बढ़ चुका है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये है पटना। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 10.5% थी। यह है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया? यह किया लेहमान ने। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम से।
छोटी महीन और खंडित रेखाओं की ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को कहा जाता है हैस्यूर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? जल भाग को दिखाया जाता है। हैस्यूर विधि से क्या काफ़ी आकर्षक और सजीव दिखता है? मानचित्र। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। ऑल द बेस्ट। थैंक्स दोस्तों।